Hi everyone and welcome to Rapid Fire Current Affairs by UPSC अखाड़ा. My name is Rohit Garcha and this is a series जो कि फोकस करती है आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस सीरीज के अंदर वो वाले करंट अफेयर्स आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और उन करंट अफेयर्स में भी वो वाली चीजें जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं. प्लस हम थोड़ी सी मेमोरी ट्रिक्स के बारे में भी बात करते हैं, इसमें रिवीजन ट्रिक्स के बारे में भी बात करते हैं. एंड लेट मी रिमाइंड यू, प्रीलिम्स इज द वन जो कि आपकी सबसे ज्यादा ड्रेडफुल स्टेज मानी जाती है बिकॉज इसके अंदर आपकी मैक्सिमम रिजेक्शंस होती हैं. इस स्टेज को पार करे बिना आपका जो एग्जाम है वो आपको देने ही नहीं दिया जाता है ना. आपकी जो जर्नी है वो पहली ही स्टेज पे रुक जाती है. हेंस दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी ए गेम चेंजर फॉर एनीवन हु इज सीरियस ऑन गेटिंग सिलेक्टेड. आइए बच्चे, रैपिड फायर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज द तुर्कमन गेट. राइट, अभी रिसेंटली इसके अंदर जो है डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चली थी. ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है बच्चे, ये ओल्ड दिल्ली के अंदर आपका स्ट्रक्चर है ना. और रिसेंट डेमोलिशन के अंदर एक बारी पहले भी यहाँ पे डेमोलिशन हुई है 1975 और 1977 की इमरजेंसी के दौरान, जिसके बाद से जो करंट डेमोलिशंस हुई हैं इससे वो वाली मेमोरीज और उनके जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं. प्लस ये अपने आप के अंदर एक हिस्टोरिकल गेट है. इसकी जो एसोसिएशन है दैट इज विद द शाहजहां. आइए बच्चे साथ साथ मार्क करते रहते हैं. लेट मी रिमाइंड यू, इस पर्टिकुलर चीज की जो पीडीएफ है वो नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी. प्लस हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो फुल सॉर्टेड हो. सिर्फ प्रीलिम्स ही हमारा क्रॉस ना हो, हमारा मेंस और इंटरव्यू भी हमारा क्रॉस हो. तो करंट अफेयर्स होलिस्टिकली हमको उस तरीके से डेवलप करने पड़ते हैं बच्चे. आइए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वन ऑफ द 14 मेन गेट्स ऑफ शाहजहानाबाद. ठीक है, जिसको किसने बिल्ड किया था, शाहजहानाबाद किसने फाउंड किया था, एम्परर शाहजहां इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान. ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं. कल्चरल लिंक्स किसके साथ में है, शाह तुर्कमान बेयाबानी, या फिर जिनको हम कहते हैं हजरत शाह तुर्कमान बेयाबानी. ठीक है बच्चे, उनके साथ में ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये पर्टिकुलर गेट जो है वो एसोसिएटेड है. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है बच्चे कि ये जो पर्टिकुलर सेंट है, इनका जो टूम्ब है, इस जगह पे जो टूम्ब बनाया गया था, ये शाहजहां के टाइम पे नहीं, ये उससे भी पुराना है ना. 1240 के अंदर ये पर्टिकुलर जो आपका टूम्ब है, इन पर्टिकुलर हजरत जी का, हजरत शाह तुर्कमान बेयाबानी का, जो कि एक सूफी सेंट थे, वो यहाँ पे टूम्ब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. जिसके बाद में जब शाहजहां वहां पे उसने शाहजहानाबाद बनाया तो इस पर्टिकुलर गेट को भी जो है उस सारी गेटेड वॉल्ड सिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया एज वन ऑफ द गेट्स. ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इतनी आसान भाषा में ही, और इतना ही है. आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो, तुर्कमान गेट रिसेंटली हर्ड इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स. तो वो सारा नाम सही कर देंगे, शाह तुर्कमान बेयाबानी को कुछ और कर देंगे, कोई और वर्ड डाल देंगे यहाँ पे, है ना. या हो सकता है तुर्कमान वर्ड हटा दें, वहां से कुछ और डाल दें, कोई और सूफी सेंट का नाम डाल दें. तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट बच्चे. कॉलोनियल फेज के अंदर भी इससे थोड़े से डैमेजेस देखे हैं, खासकर आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पे लार्ज पार्ट्स ऑफ द शाहजहानाबाद वॉल एंड गेट्स वर डिमोलिश्ड. ठीक है बच्चे, इमरजेंसी एरा के अंदर ये पर्टिकुलर गेट जो है, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ फोर्स्ड डेमोलिशंस. ये ध्यान से देखिए बच्चे, एंड स्टेट एक्सेसिस. एक्सेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, ज्यादतियां, है ना. तो स्टेट एक्सेस का सिंबल ये बन गया था क्योंकि सेम टाइम की डिमोलिशन जो है वो उस समय भी देखने को मिली थी. इसके बाद में उसी डेमोलिशन के ऊपर जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, एक पर्टिकुलर कमीशन हमारा जो है वो हाईलाइट होता है. दैट इज बच्चे दिस पर्टिकुलर कमीशन, विच इज योर शाह कमीशन. किसने हेड किया ये, जेसी शाह, जो कि हमारे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, यहाँ पे मेंशन्ड है. किसने ये पर्टिकुलर कमीशन को फॉर्म किया था, दैट इज द न्यू जनता गवर्नमेंट, न्यू जनता पार्टी. सो दिस पार्टी इज द वन जिसने देश को पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री दिया था, मोरारजी देसाई. आपको पता होगा शॉर्ट लिव्ड ये पर्टिकुलर पार्टी थी, उसके बाद में ये दोबारा टूट गई थी बिकॉज ये पार्टी बनी ही कांग्रेस को अपोज करने के लिए थी. बाकी जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज थी उन सब ने मिलकर ये पर्टिकुलर पार्टी बनाई थी ताकि वो इमीडिएट जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो जीत सके, और वो जीते भी थे, ताकि जो एक इमरजेंसी का माहौल है उसको बाईपास किया जा सके, उसको हटाया जा सके, रेडिकेट किया जा सके. उन्हीं ने ये पर्टिकुलर जो आपका कमीशन है
उसको वो लेके आए थे। और इस कमीशन ने ये पर्टिकुलर चीज बोली थी कि फोर्स डेमोलिशन और स्टेट एक्सेसिस जो है वो हुए हैं, विच रिकॉर्डेड अब्यूज ऑफ पावर एंड सिविल लिबर्टी वायलेशंस। यानी कि सरकारी कमीशन है, तो इसलिए मैंने उसको ओपनली कहा कि ज्यादतियां हुई थी, क्योंकि इन्हीं के कमीशन ने ये चीज मेंशन करी है। तो 3 एंगल्स हैं इसमें, एक हिस्टोरिकल एंगल है, ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें छोटा सा कल्चरल एंगल है, कॉलोनियल एंगल भी साथ में आ रहा है, और एक इसमें आपका पॉलिटी का एंगल आता है, गवर्नेंस का, विच इज दिस पर्टिकुलर कमीशन। जो पूछा जा सकता है दैट शाह कमीशन रिसेंटली हर्ड इन न्यूज, राइट, ये इनमें से किस चीज के लिए फॉर्म किया गया था, राइट। तो स्टेट एक्सेसिस को मॉनिटर करने के लिए और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर कमीशन जो है वो आया था। स्टेटमेंट किसी भी तरीके से घुमाई जा सकती है बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपका एफडीआई के अंदर आया है। ये थोड़ा सा टॉपिक को ना समझने की कम जरूरत है ना। ये टॉपिक जो है ये सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है कि मैक्सिमम एफडीआई किस में आई थी। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टॉपिक को कवर करना है। सो अभी क्या हमारे पास में न्यूज है दैट इंडिया रिकॉर्डेड अ शार्प राइज इन एफडीआई इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसको ऐसे लिखा जाता है बच्चे, है ना। एफडीआई क्या चीज होती है कि 10% से ज्यादा इक्विटी आ रही है किसी पर्टिकुलर चीज में, तो हम बोलते हैं कि ये एफडीआई है। 10% से कम है तो हम उसको एफडीआई नहीं कहते हैं, ये स्टैटिक का पार्ट है बच्चे। टॉप सोर्सिंग कंट्रीज कौन सी रही, याद रखिएगा, हाफ वन ऑफ FY26। क्योंकि अगर आपका HCS एग्जाम अप्रैल में हो रहा है, दैट सिंपली मींस कि वो अप्रैल तक आपको पूरे साल का डेटा नहीं आया होगा, तो वो H1 का डेटा पूछेंगे फर्स्ट हाफ, जो कि आपका सितंबर तक है। अप्रैल से लेके सितंबर तक आपका जो वो डेटा है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, टॉप सोर्स कंट्रीज कौन सी रही, सिंगापुर। फर्स्ट हाफ की बात हो रही है तो यूएसए देखने को मिल रहा है, उसके बाद में टैरिफ लग गए, वॉर्स हो गई, वेनेजुएला पे भाई साहब आ गए हैं, है ना, ग्रीनलैंड को हथियाना चाह रहे हैं। तो अभी तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीजें थमी हुई आपको देखने को मिलेंगी, पर ये H1 का फर्स्ट हाफ का अप्रैल सितंबर तक का, हेंस ये डेटा है। तो सिंगापुर, यूएसए, इसके अलावा मॉरिशियस, ठीक है बच्चे। सेक्टर वाइज अगर हम एफडीआई शेयर की बात करें, हमारे कौन से सेक्टर है जिसमें एफडीआई आई, तो ये उसकी रैंकिंग है, विच कम्स टू बी SCTTA, ठीक है बच्चे। ये रहा, आपको यही याद रखना है, SCTTA, सर्विसेज, कंप्यूटर, ट्रेडिंग, टेलीकॉम एंड ऑटोमोबाइल। यहां पे ध्यान रखना कि ट्रेडिंग पहले है, टेलीकॉम बाद में है बच्चे, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारे अब लगातार जो हम 3 टॉपिक्स करने वाले हैं आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। मैंने आपको पहले भी बताया था, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमेशा पूछा जाएगा आपसे। रीजन बीइंग, आप इन्वायरमेंट का एक अभिन्न अंग हो, हम ही इन्वायरमेंट हैं बेसिकली। गेटिंग माय पॉइंट। आपके अलावा जैसे अगर आप मेरे सामने बैठे होंगे तो मेरे लिए आप भी इन्वायरमेंट हो, तो हम ही लोग इन्वायरमेंट है, इसलिए ये पूछा जाएगा। इट इज हाईली रिलेटेबल, इट अफेक्ट्स डायरेक्टली, है ना। तो हर एक एग्जाम, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स क्यों ना हो, है ना, चाहे आपके किसी भी फील्ड के एग्जाम्स हो, है ना, एनवायरमेंट जरूर पूछा जाता है। सिंपल कारण है उसका। ये देखते हैं बच्चे। सो अभी ये पर्टिकुलर चीज क्यों न्यूज में आई है, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको कलाई 2 प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि आपका 1200 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर विद पॉन्डेज। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें ना रिवर को पूरी तरह रोका नहीं जाता है, रिवर को ना के बराबर रोका जाता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलेंगे तो उसमें रिवर रुकी ही नहीं है, रिवर ऑटोमेटिकली नॉर्मली बहती जा रही है, और आपने बस छोटा सा प्रोजेक्ट साथ में लगा दिया रिवर के बहाव को ही यूज करते हुए। उसी के अंदर एक सब टाइप आती है विद पॉन्डेज, कि जिसके अंदर आप एक छोटा सा पॉन्ड बना देते हो, छोटा सा डैम, छोटा सा रिजर्वायर टाइप बना देते हो, है ना, जिसको पॉन्डेज बोला जाता है ना। तो वो ये विद पॉन्डेज वाला प्रोजेक्ट है। अगेन ये आपका जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये आपका विद पॉन्डेज है या विदाउट पॉन्डेज है। ये वाला जो आपका है विद पॉन्डेज ये प्रोजेक्ट है। लोकेशन क्या है बच्चे, एंजॉय डिस्ट्रिक्ट, लोहित रिवर। लोहित अगेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसमें भी हम देखते हैं अभी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज THDC, है ना, ये तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये वो है। अब इसको फॉर्मली भी उस नाम से जाना जाता, अभी इसको THDC बोलते हैं। ये इसके अंदर ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो आता है बच्चे। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट आप देख लेना बच्चे इसको एक बार। यहां पे देखते हैं हम लोहित रिवर की फैक्ट इसमें क्या है। मैंने आपको बताया कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। अरुणाचल से बह रही है, थोड़ा सा गैस भी हो जाता है वैसे, पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। बाकी सारी ट्रिब्यूटरी से ब्रह्मपुत्र की आपको कवर करनी है, हालांकि हम क्लास में तो कवर करते ही हैं, रैपिड फायर के अंदर इसकी जरूरत नहीं है। रैपिड फायर के अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे हम कि प्रीलिम में इससे क्या पूछा जा सकता है। ओरिजिन बच्चे इसका कारपो रेंज, कांगड़ी कारपो रेंज, जो कि ईस्टर्न तिब्बत में है, जिसको जयूल चू भी कहा जाता है ना। इसके अलावा इंडिया में एंट्री इसकी किबिथु से होती है
है ना। कोर्स इसका यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, एक बार जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो आप, यहीं से बहुत सारे सवाल आपके जो है यहीं के यहीं डन हो जाएंगे, राइट। प्रोटेक्टेड एरिया इस रिवर के अंदर कौन कौन से पड़ते हैं बेटे, दैट इज कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगेन दिस इज समथिंग जो हम जब स्टैटिक की तैयारी करते हैं, ये हमारा इस पे ध्यान नहीं जाता कि एक बहुत बड़ी रिवर की एक छोटी ट्रिब्यूटरी के अंदर आने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट अगर आप बनाने जाओगे 100-150 से ऊपर ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो तीन आप जोड़ते रहोगे तो मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट बन जाएगी। यहां हाईलाइट हुआ है तो हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। और अदर देन दिस इसके और दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, वो ये वाला है कलाई 2 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसके अलावा डैमवे लोअर है ना जो कि आपका 1750 मेगावाट का, इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रपोज्ड है, ग्यूटोंग और एक डैमवे अपर, ठीक है बच्चे। ये अगेन आपका जो है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चे। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इसीलिए आई थी कि ये प्रोजेक्ट की एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से लोग खुश नहीं हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के बनने से ये पर्टिकुलर स्पीशीज को जो है हार्म हो सकता है, हेंस हमारे को ये पर्टिकुलर स्पीशीज भी पढ़नी जरूरी है, विच इज व्हाइट बेलिड हेरॉन, है ना, जिसको हम आरडीए इनसिग्नीज भी बोलते हैं, है ना, इसका टेक्निकल साइंटिफिक नेम है इसका, राइट, व्हाइट बेलिड हेरॉन। हेरॉन का मतलब होता है बगुला, आम भाषा में कहें, अगर हिंदी में कन्वर्ट करके बोलूं तो आम इसमें उसका मतलब होता है बगुला, ठीक है बच्चे। हैबिटेट क्या है इस पर्टिकुलर बर्ड का, ये देखिए बच्चे, फ्री फ्लोइंग फास्ट ईस्टर्न हिमालयन रिवर्स। इससे आपको हिंट लगेगा कि क्या ये सिर्फ अरुणाचल में है कि दूसरी स्टेट्स में भी होगा। तो जब हम बात बोलते हैं फास्ट फ्लोइंग ईस्टर्न हिमालयन रिवर्स, दैट मींस कि इसका एक्सटेंट इट इज नॉट लिमिटेड टू अरुणाचल प्रदेश बट उससे वाइडर है बच्चे। डाइट की बात करें, बगुले जो हैं वो नदी के किनारे ही रहते, पानी उनको चाहिए ही होता है, हेंस उनकी डाइट में आपको फिश, ये आप गैस भी कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो स्टेटस है इसका, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसके लिए ये चीज हाईलाइट हुई है कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड है ये, राइट। और वहां पे आप ये प्रोजेक्ट को पास कर रहे हो, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में पास कर दिया आपने, है ना, इस पर्टिकुलर बर्ड को जो है उसमें हार्म हो सकता है। पॉपुलेशन और इसका शेड्यूल 1 ऑफ WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना, वो इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस है ये दोनों, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉपुलेशन लेस देन 60 ग्लोबली, अगेन समथिंग जो कि एक हाईलाइट पॉइंट बनता है, जिसमें से 45% जो है वो भूटान में ही है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न म्यांमार, ठीक है बच्चे। इसके अलावा दिस इज एक्सटिंक्ट इन नेपाल एंड पॉसिबली एक्सटिंक्ट इन बांग्लादेश, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, एक्सटिंक्ट इन नेपाल, ऑफिशियली एक्सटिंक्ट इन नेपाल, बांग्लादेश के अंदर ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट है, वहां पे स्टडीज क्योंकि होती नहीं है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, इसकी तरफ कौन ध्यान दे एनवायरमेंट की तरफ अभी, राइट। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उनके लिए मैटर नहीं करती हैं इतनी ज्यादा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हेंस वहां का डेटा हमारे पास में नहीं है, राइट। आगे देखते हैं बच्चे, इकोलॉजिकली इसका क्या रोल है, ये एक बायो इंडिकेटर है ऑफ हेल्दी हिमालयन रिवर्स, अगर ये वहां पे है दैट मींस की रिवर्स हेल्दी है, ये एक बायो इंडिकेटर है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, ये पर्टिकुलर न्यूज बच्चे ये हमारे लिए इसलिए हाईलाइट में हुई क्योंकि ये जो सर है ना, गदगिल सर, माधव गदगिल सर, ये मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे अब, हेंस इनकी जो बनाई हुई चीज थी, ये पर्टिकुलर चीज WGEEP विच इज वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, वो भी हाईलाइट हो जाता है, राइट। सो माधव गदगिल जी कौन थे, एमिनेंट इंडियन इकोलॉजिस्ट, चेयरमैन ऑफ WGEEP 2010-2011, ये डायरेक्टली सवाल पूछा सकता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ WGEEP इन 2010-2011, है ना, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, वो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये वैसे मिसलेनियस में भी डाला जा सकता है पर इकोलॉजी का पार्ट है, हेंस मैं आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज जो है वो बता रहा हूँ। इसने क्या रिपोर्ट ने साइट किया था, साइट रिपोर्ट ऑफ इज ऑफन साइटेड ड्यूरिंग लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर इन दी वेस्टर्न घाट्स। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ये किसकी स्टडी को करती है, ये वेस्टर्न घाट्स की स्टडी को करती है, ठीक है बच्चे, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, गदगिल कमीशन भी बोलते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, एसोसिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है बच्चे। 2011 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया है विच इज योर वेस्टर्न घाट्स, इसके ऊपर ही आपके प्री के सवाल है जो डायरेक्टली यहां से पूछे जा सकते हैं बच्चे। इस टॉपिक में इतना ही बहुत है बच्चे, आगे चलते हैं। अगर हम ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करें, ये हर साल ये टॉपिक एक्टिव होता है क्योंकि यही जो सीजन है ये इनका नेस्टिंग सीजन है ना, इनका अराइवल होता है टर्टल्स का इस सीजन के दौरान, और इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग की वजह से इनका बहुत नुकसान होता है, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टर्टल को बचाने के लिए। वंस अगेन ये टर्टल जो है न्यूज में आ गया है, राइट, क्योंकि ड्यू टू इट्स ऑनगोइंग नेस्टिंग सीजन।
ये पर्टिकुलर टर्टल इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल स्पीशीज। फैक्ट पॉइंट बच्चे, ठीक है। हैबिटेट इसका ये देखिए बच्चे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। ऑलमोस्ट सारी अर्थ कवर हो गई है अगर ढंग से देखा जाए, इन्हीं के बीच में, ट्रॉपिक्स के बीच में, ठीक है जी। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इसमें आ रहा है। डाइट ओमनिवोर्स। इसके बाद अगर आप देखते हो तो मेजर नेस्टिंग साइट्स इन इंडिया अगर आप देखोगे यहाँ पे, दैट इज ओडिशा तो है ही है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि उड़ीसा में ये ऑलिव रिडी टर्टल्स है ना, वहां पे ये पाए जाते हैं, ये तो बात आपको पता ही है ऑलरेडी। अदर देन दैट ऑल्सो ये लिमिटेड नहीं है उड़ीसा में, ये इन जगहों पे भी है, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड स्पोरेडिक इन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बेसिकली आपकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन पूरी की पूरी, ठीक है बच्चे। तो ये आपका फैक्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वो बनेगा। लीगल कंजर्वेशन स्टेटस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ का शेड्यूल 1, IUCN वल्नरेबल, ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है, ठीक है बच्चे। साइट्स अपेंडिक्स 1 है ना। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट है, ये फैक्ट्स है। इसके अलावा बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड सिंस 1990 से एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया ये किसके साथ में एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद सेविंग ऑलिव रिडली टर्टल्स बच्चे। दिस इज दैट ब्यूटीफुल फेलो। और एक डिफरेंस है बच्चे टर्टल और टॉर्टोइज के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे टर्टल और टॉर्टोइज में अंतर होता है। टर्टल वाटर में होते हैं, इनके फ्लिपर्स होते हैं और इनका जो शेल है वो फ्लैट होता है, ये देखिए फ्लिपर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। जो टॉर्टोइज होते हैं ये लैंड पे होते हैं, है ना, इनके फीट होते हैं बच्चे, ठीक है। प्लस इनका जो शेल है वो डोम शेप्ड का होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से एक जानवर से बता दिए कि लैंड पे रहता है, उसके फीट हैं और डोम्ड शेल है, तो वो क्या है, तो आप टर्टल टॉर्टोइज में कंफ्यूज हो जाओगे। हेंस ये पर्टिकुलर चीज आपकी वो वाली कंफ्यूजन को भी बच्चे जो है दूर करती है। नेक्स्ट इज विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स इन असम, है ना। ये बच्चे एक स्टैटिक टॉपिक ही है काइंड ऑफ, क्योंकि हर साल माइग्रेशन वहां पे होती है और बहुत सारे हमारे जो है वो एरियल रूट्स हैं, माइग्रेटरी रूट है, जिसको हम फ्लाईवेज भी बोलते हैं। उनमें से असम के अंदर कौन सा फ्लाईवे लगता है, दैट इज योर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। फ्लाईवेज बेसिकली वो होते हैं कि जहां से माइग्रेटरी बर्ड जो एरिया वो कवर करती है, ठीक है बच्चे। दिस इज वन ऑफ द 9 ग्लोबल माइग्रेटरी फ्लाईवेज। आपको बाकी 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, बिकॉज इतने डिटेल में वो नहीं जाएगा, ज्योग्राफी अपने आप में ही बहुत जो है वो वास्ट है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे स्टैटिक इन नेचर ही है। मैंने आपको बस यही बताना था कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्लाईवेज, और असम के अंदर कौन सा आ रहा है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसकी हमने जो है यहाँ पे न्यूज पढ़ी है बच्चे। इसके अलावा क्योंकि असम बच्चे हाईलाइट हुआ है वहां पे, असम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, है ना, या बर्डिंग साइट्स हैं, वो यही है बच्चे। ये आपको 5 साइट्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, मतलब मोटी मोटी, राइट। दीपोर बेल जो कि ओनली रामसर साइट है ना। मागुरी, राइट, ये आपका डिब्रूगढ़ सैकोवा नेशनल पार्क के पास में पड़ता है। देन वी हैव पानी दिहिंग बील, ये एक IBA है जिसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव सोन बील जो कि लार्जेस्ट वेटलैंड है, अगेन ये एक फैक्ट पॉइंट है। ये पूरे के पूरी ही आपको फैक्ट शीट है बच्चे एक तरीके से। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया विद वेटलैंड इकोसिस्टम की अदरवाइज वो प्रोटेक्टेड है और उसके अंदर वेटलैंड है, वेटलैंड स्पेशली प्रोटेक्टेड नहीं है। वी हैव दिस काजीरंगा और इसके अलावा पवित्रा, ठीक है बच्चे। ये दो आपके जो एक नेशनल पार्क है ना और टाइगर रिजर्व है, और दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों के अंदर आपको वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपकी बर्ड्स को यहाँ पे टाइम देती हैं, जगह देती हैं। नेक्स्ट वे बच्चे माइटी का, यहाँ पे आपके पास में श्रुत लेक एक पर्टिकुलर ऐप है जो उन्होंने, एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है अंडर द प्रोग्राम भाषिनी। ये पर्टिकुलर चीज क्या करती है, श्रुत लेख अगर हम बहुत आसान भाषा में समझे, श्रुत यानी कि सुनना, लेख मतलब लिख देना। तो जो भी स्पीच दी जाती है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम उसको सुनता है और फिर साथ में टाइप कर देता है, देन ट्रांसलेट कर देता है ना। हेंस श्रुत लेख, ठीक है बच्चे। क्या चीज है ये, इज अ रियल टाइम मल्टीलिंगुअल स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चे। AI पावर्ड है ये, राइट, पार्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। अगेन ये जो है पर्टिकुलर चीजें ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट इज, इसके अंदर की फीचर्स क्या है, लाइव स्पीच टू टेक्स्ट। याद रखना टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है, स्पीच टू टेक्स्ट है, श्रुत लेख, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर हम भाषिनी की बात करें, भाषिनी क्या चीज है, इट्स AI ड्रिवन नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेज को जो है सपोर्ट करता है। क्या करना चाहता है ये, टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन। बहुत आसान भाषा में अगर कहें तो
कहने का मतलब आपने गवर्नेंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स तो बना दिए, लेकिन अगर उसको आम जनता समझ ही नहीं पा रही है तो आपकी पॉलिसी पर्कुलेशन कम हो जाती है। भाषिनी जो कि मेटी के अंडर है, ये पर्टिकुलर चीज क्या करती है कि उसकी ट्रांसलेशन करती है, ई गवर्नेंस को एक्सेसिबल बनाती है और डिजिटल इंक्लूजन को जो है प्रमोट करती है बच्चे। इसमें मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट और बाकी बेसिक बेसिक चीजें भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट इज एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। ये अभी रिसेंटली केरला के अंदर जो है ट्रेडिशनल डक फार्मिंग के अंदर उसको डिसरप्ट किया इसने, बर्ड फ्लू वहां पे फैल गया है। बर्ड फ्लू क्या चीज होती है बच्चे? ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, ये एक जूनोटिक वायरल डिजीज है। अगेन प्री में पूछा जा सकता है, कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये भी आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ये एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है, राइट। इसके अलावा इट कैन इन्फेक्ट मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन अंडर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर्स, है ना। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन पाथवेज इसमें है, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर है, एनिमल टू ह्यूमन भी रेयर है, बर्ड टू बर्ड बहुत ज्यादा है। इसलिए जो डक्स हैं इनकी कलिंग करनी पड़ती है, इनको खत्म करना पड़ता है। वेरी हार्श टू अंडरस्टैंड बट रियलिटी ऐसी ही है बच्चे, बहुत डार्क है। इसके अलावा बच्चे H5N1 का क्या मतलब है, कि H5 ही क्यों बोला, N1 ही क्यों बोला, वो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया हुआ है। टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको आप जो है पढ़ सकते हो आराम से। इसके अलावा बच्चे एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट और यहाँ पे बनता है, दैट बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रोग्राम है ये 2024 में लॉन्च हुआ था, दैट मीन इसका 1 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई है। कैसे कि अगर 1 साल हो जाता है किसी चीज को तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, किसी चीज को 10 साल हो गए, किसी चीज को 100 साल हो गए। ये ट्रेंड देखा गया है कि ये पर्टिकुलर सवाल जो है ये पूछे जाते हैं, तो HCS वाले बच्चे खासकर इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काम करता है। क्या करता है ये बच्चे? इट मेक्स टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। टारगेट कब का है इसका? 2030 का है बच्चे। किससे अलाइंड है? SDG 5.3। अगेन ये सारी चीजें आपकी प्रीलिम के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो सब टारगेट है इसका, टू रिड्यूस द चाइल्ड मैरिजेस बाय 10% बाय 2026। ठीक है बच्चे, और अगर हम चाइल्ड मैरिज का डेटा देखें तो वो कुछ इस प्रकार है, ये अगेन आपसे प्री में पूछा जा सकता है। चाइल्ड मैरिज कैसे देखते हैं? विमेन एज 20 से लेके 24 साल, जिसकी उम्र अभी 20 से 24 साल की है और उनकी शादी हो रखी है, उनमें से कितनों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। ठीक है, अब आप हैरान हो जाओगे ये डेटा देख के। मैं थोड़ा सा वीडियो में एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं इस चीज को बताने के लिए कि कितनी क्रूड रियलिटी है बाहर। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारे को नहीं ये चीजें पता लगती हैं, बट सी दी परसेंटेज 20 से 24 की उम्र में जिनकी शादी हो रखी है उनमें से कितनों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, यानी कि बाल विवाह हुआ था। ठीक है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 स्टेट 41.6%, बिहार 40%, त्रिपुरा 40%, झारखंड 32%। ठीक है, तो ये आपकी 1 2 3 4 5 ये आपकी टॉप 5 स्टेट्स हो गई हैं। ठीक है बच्चे, राजस्थान, किसी के दिमाग में राजस्थान आया होगा, राजस्थान आंध्रा मध्य प्रदेश से भी नीचे है। दिस वन इज राजस्थान, वो थोड़ा सा छुप रहा है उसके पीछे, 25.4। नेक्स्ट इज इन हरियाणा जो कि उससे कम है ना, और वेरिएशन इसके बीच में आती रहती है, डेटा इतना इसमें एक्यूरेट नहीं है बच्चे। नेशनल एवरेज कितनी है बच्चे चाइल्ड मैरिज की? दैट इज दिस वन, 23.3। तो ये सारी स्टेट जो है ये नेशनल एवरेज से ऊपर की स्टेट्स है बच्चे। And that is all for today. Thanks for watching. This is Rapid Fire Current Affairs. This is UPSC Akhada and my name is Rohit Garcha.